नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज इज पावर। और आज जिस स्टॉक के बारे में मुझे आपसे बात करनी है वो है सुज़लॉन एनर्जी। स्टॉक काफ़ी सुर्खियों में है। कई दिनों से ऊपरी लेवल से करेक्ट हो रहा है। तो जिन लोगों ने ऊपर के लेवल्स पे बाय कर लिया है उन्हें कहीं ना कहीं ट्रैप होने जैसी फीलिंग आ रही है, और जिन लोगों ने नीचे के लेवल्स में इसे इन्वेस्ट किया है और इसमें इन्वेस्टेड हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये दुविधा अब आ रही है कि क्या इस स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर लिया जाए या फिर इसमें आगे इन्वेस्टेड रहा जाए। तो दोस्तों, मैं अपने एक सिंपल और सरल लैंग्वेज में आज आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि इस बिजनेस में क्या कुछ चेंजेस आए हैं, पहले इसकी हिस्ट्री क्या रही है सुज़लॉन एनर्जी के बिजनेस की, क्यों उसका डाउनफॉल आया, और अब उसके बुनियादी तौर पे ऐसे क्या चेंजेस आ रहे हैं जिसके कारण उसका स्टॉक प्राइस में एक अच्छा मूवमेंट आ रहा है। उस बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में थोड़ी सी मैं आपसे बात करूंगा, जिस टेक्निकली भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसके सपोर्ट लेवल्स क्या हैं। इससे आपको ये जरूर अंदाजा आ जाएगा इस वीडियो के एंड तक कि ये स्टॉक का प्राइस मूवमेंट और कितना नीचे आ सकता है या फिर आगे आने वाले टाइम में इस स्टॉक का मूवमेंट किस तरह से हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत मैं करना चाहता हूँ आपको सुज़लॉन एनर्जी के बारे में, उसके ग्रैंडियर के बारे में थोड़ा सा बता के उसके ग्रैंडनेस के बारे में, क्या मकाम सुज़लॉन एनर्जी ने एज अ इंडियन एमएनसी हासिल किए हैं ग्लोबली, और क्यों कोई भी इंडियन एमएनसी इस तरह के मकाम को शायद आने वाले कई सालों तक अचीव ना कर पाए। दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी फिफ्थ लार्जेस्ट विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड में। इसका प्रेजेंस है अक्रॉस 17 कंट्रीज एंड अक्रॉस 5 कॉन्टिनेंट्स। व्हाट्स द बिग डील इन इट? हमारी आईटी कंपनीज जो हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, ये भी ग्लोबली प्रेजेंट है। हमारे इंडियन ऑटोमेकर्स जो हैं, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट ग्लोबली। इंडियन फार्मा कंपनीज आर ऑल्सो प्रेजेंट ग्लोबली। सो व्हाट्स द बिग डील ऑफ सुज़लॉन बीइंग द फिफ्थ लार्जेस्ट विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड? दोस्तों, विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग इनहेरेंटली इतना कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है, उसके इतने सारे चैलेंजेस हैं इस बिजनेस में कि कोई भी अगर कंपनी इस बिजनेस को डोमेस्टिकली इंडिया में रन करके अगर दिखा दे तो वो काबिल तारीफ है। दोस्तों, इस कंपनी ने इस बिजनेस को 17 कंट्रीज में लेके गई है। दोस्तों, अगर मैं थोड़ी सी आपको बताऊं, मैं खुद विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर चुका हूं 2 साल, एनरकॉन जीएमबीएच में। इसके एक एक आइटम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, रोटर ब्लेड हो या उसका हब हो या उसका टॉवर हो, ये टनों में वे करते हैं दोस्तों। मतलब उनका वेट जो रहता है, इट गोज इनटू मैनी टन्स। अगर सिर्फ रोटर ब्लेड की मैं बात करूं तो दैट गोज इनटू 10 to 15 टन्स ऑफ वेट। इस तरह के हैवी आइटम्स को ट्रांसफर करना, लॉजिस्टिकली शिफ्ट करना, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां से लेके कस्टमर की साइट तक, ये अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है दोस्तों। अगर हम लोकेशन की बात करें तो विंड मास्ट लगा के 1.5 से 2 साल तो सिर्फ सर्वे करना पड़ता है उस पर्टिकुलर लोकेशन का, कि वहाँ की विंड की कैपेसिटी क्या है, वहां पर विंड जनरेशन एडिक्वेट हो पाएगा कि नहीं। उसके बाद ये डिसीजन लिया जाता है कि वहां पर विंड फार्म डेवलप करना चाहिए या नहीं। और ये जो लोकेशंस रहते हैं, ये बहुत ही रिमोट और बहुत ही चैलेंजिंग लोकेशंस, हेवी टेरेन, अनइवन टेरेन पे रहते हैं दोस्तों, जहाँ पे ये पूरा सेटअप इंस्टॉल करना पड़ता है। तो दैट्स इट्स मतलब विंड टरबाइन या फिर विंड मिल हम कहें, इट्स अ मार्वल इन इटसेल्फ। और इस काम को करके दिखाया है सुज़लॉन एनर्जी ने, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि 17 दूसरे देशों में, जो कि एक रिमार्केबल और इम्पॉसिबल चीज है। Suzlon Energy is the only Indian MNC which is competing against the global wind energy giants like Vestas, Gamesa, ये सब जो बड़े बड़े स्पेनिश और डैनिश जो जायंट्स है विंड एनर्जी सेक्टर में, इसके अगेंस्ट एकमात्र इंडियन कंपनी जो कम्पीट कर रही है वो है सुजलॉन एनर्जी। दोस्तों, इंस्टॉल कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो 13,000 विंड एनर्जी टर्बाइंस लगभग इसने लगाए हैं दोस्तों, विद इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 20 गीगावाट्स अक्रॉस 17 कंट्रीज। तो लेट मी जस्ट टेल यू ये किस तरह से ट्रांसलेट करता है इनटू ग्रीन एनर्जी। दोस्तों, दिस ट्रांसलेट्स इनटू 430 करोड़ ऑफ ट्रीज एब्सॉर्बिंग CO2 एवरी ईयर। मतलब 430 करोड़ ट्रीज हर साल लगाने के बराबर की पॉल्यूशन फ्री एनर्जी इसने जनरेट की है। 4 करोड़ टन हर साल बच सकता है सिर्फ इसके विंड एनर्जी जनरेशन के से। 86 लाख फोर व्हीलर्स से जो पॉल्यूशन निकल के आता है दोस्तों, उसको नलीफाई कर सकता है इसका विंड एनर्जी जनरेशन। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का रिमार्केबल अचीवमेंट ये एक क्लाइमेट बचाने में ये कंपनी ने किया है और करती आ रही है, और आगे जाके इसका क्या पोटेंशियल हो सकता है। लेट श्री तुलसी तांती जी ने इस बिजनेस की शुरुआत 1995 में की थी। उन्हें द विंड मैन भी कहा जाता है, उन्हें द फादर ऑफ इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी भी कहा जाता है, कि जिस तरह का रिमार्केबल और सिग्निफिकेंट अचीवमेंट उन्होंने इस पूरे सेक्टर में किया है, इस पूरी इंडस्ट्री में किया है, उसके कारण उन्हें यह दर्जा दिया गया है। 14 वर्ल्ड क्लास यूनिट्स आज की तारीख में इस कंपनी के हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो इसके 3 मेजर विंड टर्बाइंस हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड चलते हैं, वो है S120, S133, S144। तो ये जो नंबर्स है 120, 133, 144, दे बेसिकली रिप्रेजेंट द डायमीटर ऑफ द रोटर जिसमें से ये विंड का
विंड का एरिया कितना स्वीप करेगा ये डिसाइड होता है। इसके क्लाइंट्स अक्रॉस 17 कंट्रीज हैं। अगर इंडियन क्लाइंट्स की मैं बात करूं तो बजाज ऑटो, टाटा पावर, एसएल माइनिंग, ओएनजीसी जैसे बड़े बड़े और कई ऐसे बड़े क्लाइंट्स इसके पोर्टफोलियो का भाग है दोस्तों। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊंगा ताकि आप आगे की स्लाइड्स को रिलेट कर सकें। देखिए हमें कभी भी किसी कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को या फिर उसकी हिस्ट्री को जरूर जान लेना चाहिए ताकि हम लोग अपना एक परसेप्शन बना सके उस बिजनेस के बारे में, उस स्टॉक के बारे में। तो अगर मैं उसके आईपीओ की बात करूंगा दोस्तों सुजलॉन के, सितंबर 2005 में इसका आईपीओ आया था। प्राइस बैंड उस टाइम था 425 से 510 रुपीज का और इसका सब्सक्रिप्शन 25 गुना हुआ था। काफी हाई स्टॉक था उस टाइम ये, इसलिए इतना अच्छा सब्सक्रिप्शन भी इससे मिला था और लिस्टिंग गेन्स भी अराउंड 36% के इसके हुए थे ऑन द लॉन्च ऑफ द आईपीओ इन द सेकेंडरी मार्केट। 692 रुपीज के प्राइस पे ये स्टॉक खुला था। उसके बाद इसने ऑल टाइम हाई अपना 2110 रुपए का लगाया। यहाँ पे आपको वो 420 रुपए दिख रहा है क्योंकि ये एक्स स्टॉक स्प्लिट का प्राइस है 10:2, मतलब 5 गुना ये स्टॉक स्प्लिट हुआ था जिसके कारण ये एडजस्टेड प्राइस 420 रुपीज का चार्ट्स पे दिख रहा है। बट एक्चुअल प्राइस का 2110 रुपए ऑल टाइम हाई था जो कि जनवरी 2008 में इसने लगाया था दोस्तों। और उसके बाद अगर आप इस चार्ट को देखो तो जस्ट यू कैन जस्ट सी द ग्रेट फॉल जो इस स्टॉक में आया है ओवर द पीरियड। सितंबर 2013 में इसने अपना लो लगाया 5 रुपए का, उसके बाद 8 से 9 साल हो गए अब ये इसी प्राइस पे ट्रेड करता आ रहा है और अब जाके कहीं ना कहीं इसमें कुछ इसके स्टॉक प्राइस में मूवमेंट आया है। ये हाल ही में 86 रुपीज के हाई को टच करके आया और अब अराउंड 57 रुपीज पे ये स्टॉक आ गया है। दोस्तों पहले जान लेते कि ये इतनी ग्रैंड कंपनी, इतनी रिमार्केबल अचीवमेंट जिस कंपनी ने किया है विंड सेक्टर में, उसका फॉल आने के कारण क्या है। दोस्तों 3 ही मेन रीजंस हैं जिसके कारण इस कंपनी का फॉल आया, विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू दीज 3 फैक्टर्स ओनली। पहला है द 2008 क्राइसिस, कोलैप्स ऑफ लेमन ब्रदर्स। लेमन ब्रदर्स जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक था यूएस का, वो कोलैप्स हो गया जिसके कारण एक क्रेडिट बबल बर्स्ट हो गया और एक क्राइसिस आया था ऑल ओवर वर्ल्ड। इंडियन मार्केट्स अराउंड 63% से टूटे थे। दूसरा रीजन है जो कि कल्मिनेशन ऑफ फर्स्ट इवेंट है कि पहला इवेंट क्राइसिस होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो भी इंसेंटिव्स उसने विंड एनर्जी सेक्टर को दिए हैं वो सारे उसने रोल बैक किए क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपने ट्रेजरी को देखना था, अपने जो भी उनके कैश रिजर्व थे उनको प्रोटेक्ट करना था। तो ये दिस वाज अ बिग सेटबैक फॉर अ कंपनी लाइक सुजलॉन जो सिर्फ इन इंसेंटिव्स के बेस पे जिसने अपने आगे के फ्यूचर प्लान्स बना लिए थे। और तीसरा विच इज अगेन अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फर्स्ट 2 फैक्टर्स, कंपनी लॉसेस में चली गई, जो भी उसने प्लान सोचे थे वो कल्मिनेट नहीं हो पाए और जो एक्सेसिव डेट था अल्टीमेटली उसके अंडर वो क्रम्बल हो गई। तो थोड़ा सा मैं आपको एक एक करके इन रीजंस के बारे में डिटेल में बता देता हूँ। देखिए 2008 की क्राइसिस का सुजलॉन एनर्जी पे क्या इम्पैक्ट हुआ। अब सुजलॉन के जो मेजर कस्टमर्स थे ना जो दोस्तों, वो यूएस और यूके में थे। अब इस क्राइसिस ने हिट ही किया मेजरली यूएस और यूके को, तो वहां के सारे कस्टमर्स ने अपने जो भी ऑर्डर्स दिए थे सुजलॉन को वो कैंसिल कर लिए। मैसिव ऑर्डर कैंसिलेशन झेलना पड़ा सुजलॉन को। तो जो भी उसने लोन उठाया था ये सारे बनाने के लिए प्रोडक्ट्स इन कस्टमर्स के लिए, वो सारे प्रोडक्ट्स अल्टीमेटली डिलीवर ही नहीं हो पाया उनसे, वो रियलाइजेशन ही नहीं आ पाया जिसके कारण से अल्टीमेटली कंपनी का सेल कंपनी को फॉरगो करना पड़ा जिसके कारण लॉसेस की शुरुआत हो गई। रोल बैक ऑफ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स में क्या हुआ दोस्तों, 2 मेजर गवर्नमेंट इंसेंटिव्स ऐलान हुए थे विंड एनर्जी सेक्टर के लिए। टैक्स ब्रेक्स यानी कि एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन का बेनिफिट इनको मिल रहा था जिसके कारण ये कंपनियां अपने प्रॉफिट्स को, अपने कैश फ्लो को प्रिजर्व कर पा रही थी। और दूसरा जो था वो था जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव्स, मतलब हर पर्टिकुलर मेगावाट के पीछे 50 पैसे का इंसेंटिव गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज को दे रही थी ताकि इस बिजनेस को और बढ़ावा मिले। वो भी रोल बैक हो गया जिसके कारण क्या हुआ कि जिन 2 पिलर्स जो थे इंसेंटिव्स के गवर्नमेंट के, जिसके बेस पे सुजलॉन ने अपना पूरा एक बिजनेस विस्तार करने का प्लान बनाया था, वो पूरा कोलैप्स होते हुए नजर आया। उसके सेल जिसके कारण से रिड्यूस हो गए ड्रास्टिकली और अल्टीमेटली लॉसेस होने लगे कंपनी को। लॉसेस होने के कारण कंपनी की रिपेमेंट कैपेसिटी जो है वो खत्म होती चली गई और 2012 में कंपनी ने अपना जो एफसीसी भी था, फॉरेन करेंसी बोरोइंग, उस पर पहला डिफॉल्ट किया अपना $2010 मिलियन का, मतलब अराउंड 1600 करोड़ का डिफॉल्ट हुआ जो 2012 में सबसे बड़ा डिफॉल्ट था किसी भी कंपनी का एक पर्टिकुलर लोन पे। और वहीं से इस कंपनी के फॉल की शुरुआत हुई और वहां से अगर आपने देखा हो पिछले 7-8 साल में विंड एनर्जी सेक्टर की ना कभी बात हुई। सनराइज सेक्टर उसे कहा जाता था 2005 से लेकर 2010 तक, लेकिन एज सून एज आफ्टर द 2008 क्राइसिस और रोल बैक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज कहीं ना कहीं ये सनराइज सेक्टर सनसेट सेक्टर होता हुआ नजर आया। सुजलॉन एनर्जी के साथ जो बाकी इंडियन कंपनीज भी थी वो भी कहीं ना कहीं अपने डेट बर्डन के अंडर
क्रम्बल होती चली गई और कोलैप्स होती चली गई। तो अब ऐसा क्या हो रहा है दोस्तों, इतने 8-9 साल के बाद अब ऐसी क्या चीजें हो रही हैं जिसके कारण सुजलॉन फिर से सुर्खियों में आ गया है, फिर से ये बात की जा रही है कि ये कंपनी अपने बिजनेस को बिल्ड कर रही है। तो वो रीजंस क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे अच्छी बात जो सुजलॉन कर पाया दोस्तों, वो ये है कि एक एक QIP कर पाया है, मतलब इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, मतलब इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाया है वो अपने तरफ, कि वो अपने डेट को रिपे कर सके उस पैसों से। 2000 करोड़ का एक QIP सक्सेसफुली हाल ही में पिछले साल सुजलॉन ने कंप्लीट किया, और वो पूरी तरह से ओवर सब्सक्राइब हुआ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू। और ये पूरा 2000 करोड़ जो है सुजलॉन ने अपने डेट रिपेमेंट की तरफ लगाया है, जिसके कारण उसका डेट काफी रिड्यूस हो गया है। वो रिड्यूस होकर आ गया है 275 करोड़ के तरफ, विच इज अ प्रिटी मैनेजेबल फिगर फॉर अ साइज ऑफ दिस कंपनी। और ये सब कुछ हो पाया है दोस्तों पिछले 5 से 6 साल में। गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने जो थ्रस्ट दिया है रिन्यूएबल एनर्जी पे, सोलार एनर्जी हो या फिर विंड एनर्जी हो या फिर वाटर एनर्जी हो, इसके ऊपर जो थ्रस्ट जनरेट कर पाई है गवर्नमेंट पिछले 5 से 6 साल में, उसके कारण इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, HNIs ये सब अट्रैक्ट हुए हैं इस सेक्टर की तरफ। और इसका फायदा कहीं ना कहीं सुजलॉन को मिला है। वो अपना एक फंड रेजिंग कंप्लीट कर पाया है, और आगे भी इस तरह के फंड रेज करने का उसका प्लान है, ओइंग टू द tailwinds that have been generated by the government for doing this business domestically। तो कंपनी, इसके कारण क्या हो गया कि कंपनी हैज टर्न प्रॉफिटेबल एट द नेट पैट लेवल, मतलब नेट लेवल पे, मतलब सारे खर्चे जाने के बाद कंपनी प्रॉफिटेबल हो पाई है। भले ही वो छोटा सा फिगर क्यों ना हो, मार्च 23 में एक छोटा सा प्रॉफिट जनरेट कर पाई है दोस्तों, लेकिन मार्च 24 में ये प्रॉफिट और बढ़ा है। और आगे जाके ये उम्मीद है कि ये जो नंबर्स का परफॉर्मेंस है ये कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। सबसे एक और जो टर्निंग पॉइंट हुआ है कंपनी में, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट विंड एनर्जी ऑर्डर दोस्तों सुजलॉन एनर्जी को मिला है। 1.16 गीगावाट का ऑर्डर NTPC एनर्जी ने दिया है सुजलॉन को। तो कहीं ना कहीं हमें ये दिख रहा है कि गवर्नमेंट भी, NTPC एनर्जी गवर्नमेंट एंटिटी है, PSU है, गवर्नमेंट भी कंपनी को सपोर्ट कर रही है, उसको उभरने में, अपने लॉसेस से अपने बिजनेस को फिर से खड़ा करने में मदद कर रही है। और ये 1.16 गीगावाट का जो ऑर्डर है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहने वाला है कंपनी के ऑर्डर बुक साइज के हिसाब से, उसके ऑपरेशंस के हिसाब से, और इसमें से जो कलेक्शन, जो रियलाइजेशन होगा, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ऑर्डर, उसके बाद वो कंपनी को एक अच्छा कैश फ्लो देने वाला है, जिससे कंपनी की जो बुनियादी कमजोरियां थी वो कहीं ना कहीं भर के निकलने वाली हैं। और अब एक और चीज जो कंपनी कर रही है, देखिए, एक गलती जो सुजलॉन ने की थी पहले, वो ओवरसीज बिजनेस पे ज्यादा फोकस कर रही थी, और एग्जैक्टली उसी का सेटबैक कंपनी को बैठा जब एक क्राइसिस हमें अनफोल्ड होता नजर आया US और UK में। तो अब जो कंपनी क्या कर रही है कि इंडियन बिजनेस को जो थ्रस्ट दे रही है इस सेक्टर को गवर्नमेंट, उसके ऊपर कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रही है, इंडियन डोमेस्टिक ऑर्डर्स पे फोकस करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब एक एक गैप हमें नजर आ रहा है रिन्यूएबल एनर्जी डिमांड और सप्लाई के बीच में, जो कि बहुत अच्छा मौका है सुजलॉन एनर्जी के पास इस गैप को कवर करने का थ्रू इट्स विंड एनर्जी प्रोडक्शन। और इतनी पूरी तरह से इस चीज के ऊपर कैपिटलाइज करते हुए नजर आ रही है। तो ऑल एंड ऑल अगर मैं कहूँ, आज की तारीख में कंपनी का डेट कम हो गया, जो कि बहुत कंफर्ट देता है हमें इन टर्म्स ऑफ इट्स बिजनेस। कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है, विच इज इवन मोर कंफर्टिंग। और आगे जाके जिस तरह की ऑर्डर बुक कंपनी की है, और गवर्नमेंट जिस तरह से इस कंपनी को बढ़ावा दे रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंपनी धीरे धीरे एक टर्न अराउंड की तरफ बढ़ रही है। ऑल्दो इट इज प्री मैच्योर टू से कि टर्न अराउंड आ चुका है, लेकिन ऑफ कोर्स हम लोग ये जरूर कह सकते हैं कि पिछले 8-9 साल से ये जो एक ठंडे बस्ते में जा चुकी थी कंपनी, कहीं ना कहीं ग्रीन शूट्स नजर आ रहे हैं। एक टर्न अराउंड स्टोरी ये बन सकती है कंपनी, और ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। अब तो सबसे जरूरी चीज जिसमें आप और मैं इंटरेस्टेड हैं कि स्टॉक प्राइस का क्या। अब इसका स्टॉक प्राइस अंधाधुंध भागा है दोस्तों। अगर मैं बात करूं पिछले 1.5 साल में, मार्च 23 में ये स्टॉक प्राइस ₹5.5 था। पिछले 1.5 साल में ये 936% के रिटर्न, मतलब अराउंड 1000% के रिटर्न इस स्टॉक ने दिए। 10 गुना हो गया स्टॉक। नवंबर 23 से अगर इसको हम पकड़े तो ये अराउंड 500% का गेन स्टॉक ने दिया है, ₹30 से लेके ₹57 तक। तो अब ये करंट मार्केट प्राइस जो है इस स्टॉक का, वो ₹57 पे ट्रेड कर रहा है। तो अब आपको क्या जानना चाहिए दोस्तों कि ₹57 पे वेदर यू शुड बाय दिस स्टॉक, वेदर यू शुड होल्ड दिस स्टॉक, या फिर अगर आपने हायर लेवल पे इन्वेस्ट किया तो वेदर यू शुड कम आउट ऑफ दिस स्टॉक। इस चीज को प्रिसाइसली दोस्तों मुझे एड्रेस करना है आपको। देखिए, मैंने मेरे पिछले वीडियोस में भी
एक चीज की हमेशा बात की है, एंटरप्राइज वैल्यू की। दोस्तों किसी भी कंपनी की ना एक एंटरप्राइज वैल्यू रहती है। एंटरप्राइज वैल्यू क्या रहती है? उस कंपनी के सारे असेट्स, उसके सारे लाइबिलिटीज, प्रॉफिट्स, लॉसेस, गुडविल, ऑर्डर बुक, मतलब ऑल एंड ऑल वो कंपनी जिन चीजों की बनी हुई है उन सबका समेशन अगर हम कर लें तो हमें एक एंटरप्राइज वैल्यू, उस कंपनी की बिजनेस वैल्यू निकल के आती है दोस्तों। ऑल्दो ये एक्सरसाइज एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है, इसमें कई तरह के वैल्यूएशन मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं। रिलेटिव वैल्यूएशन मल्टीप्लायर्स अप्लाई करके निकाल सकते हैं, या फिर एब्सोल्यूट वैल्यूएशन मल्टीप्लायर्स हम लोग लगा के एक बिजनेस की वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों हम, जो कि बहुत यूजफुल है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है ये तय करने में कि वेदर हम लोगों ने उस कंपनी को बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर उसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए। तो दोस्तों मैंने जो एंटरप्राइज वैल्यू इस पर्टिकुलर स्टॉक की, इस बिजनेस की वर्कआउट की है, वो आती है अराउंड 27 से 35 रुपीज के बीच में। अब एक चीज आपको दोस्तों समझने की जरूरत है कि जब मैं बोलता हूँ 27 से 35 रुपीज, ये इस बिजनेस की वैल्यू है। तो स्टॉक जो है कभी भी उसके प्रीमियम पे ट्रेड करेगा। तो अभी हम देखें तो अराउंड 60 to 65% के प्रीमियम पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है विद सर्विस इट्स एंटरप्राइज वैल्यू। तो मेरी नजर में ये थोड़ा सा ज्यादा है, गोइंग टू द हाइप जो कि क्रिएट हुई थी पिछले एक साल में, और जिसके कारण आप देख रहे हैं कि ये स्टॉक 86 रुपीज से करेक्ट होते हुए अब नीचे आ रहा है। मार्केट्स भी करेक्शन मोड में है, वो भी एक रीजन है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं अब करेक्ट होते आ रहा है। टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो इसका टेक्निकल सपोर्ट जो है वो 42 से 48 रुपीज के बीच में है। मतलब चार्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो 42 से 48 रुपीज का जो है ये एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सपोर्ट निकल के आ रहा है। इस लेवल बहुत सारे बायर्स ऑलरेडी हैं, इंटरेस्टेड हैं, इस लेवल का वेट कर रहे हैं। इस लेवल पे आके मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स, नए बायर्स इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो आई होप दोस्तों कि इन सब चीजों से आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि करंट मार्केट प्राइस इज व्हाट आई थिंक इज ऑन अ स्लाइटली हायर साइड। मे बी अगले 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स अगर आने के बाद ये प्राइस इसी लेवल पे टिका रहा तो मे बी दिस प्राइस विल जस्टिफाई दिस काइंड ऑफ प्रीमियम। लेकिन अभी के लिए तो ये प्राइस थोड़ा सा हाई है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट का करेक्शन अगले 1-1.5 महीने और चलेगा, गोइंग टू द वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स। और ये कैलेंडर एंड भी है, एफआईआई जनरली दिसंबर एंड में पैसे पुल आउट करते हैं, पैसा चाइना में जा रहा है, चाइना में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिसके कारण इंडिया से पैसा निकल के चाइना और यूएस में जा रहा है। तो इसके चलते स्टॉक में थोड़ा सा और करेक्शन आ सकता है। मेरे लिए एक फेयर प्राइस जिसपे मैं जरूर स्टॉक में आई विल हैव अ लुक एट द स्टॉक टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक, वो रहेगा 40 से 45 रुपए के बीच में। अगर ये स्टॉक आता है तो मैं थोड़ी वैल्यू जरूर ऐड करूंगा स्टॉक में, और अगर उससे नीचे आता है तो डेफिनेटली मैं इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जिन जो लोग ऑलरेडी स्टॉक में इन्वेस्टेड है उनको मेरा ये सलाह जरूर, उनको मैं ये जरूर बताऊंगा कि मे बी इस प्राइस पे वो बने रह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा खासा प्राइस एप्रिसिएशन मिल चुका है। तो ऑल एंड ऑल दोस्तों, आगे जाके हम बात करें अगर गोइंग फॉरवर्ड, ये बिजनेस डेफिनेटली एक पॉजिटिव दिशा में बढ़ रहा है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, और कुछ सब्सटेंस नजर आ रहा है ओवरऑल बिजनेस में, जो कि अल्टीमेटली ये प्राइस हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज की तारीख में इसके एंटरप्राइज वैल्यू के कंपैरिजन में इसका प्राइस कहीं ना कहीं थोड़ा सा हायर साइड पे है। तो आई होप दैट मेक्स सेंस। एक रियलिस्टिक व्यू आपको नजर पता चल गया होगा कि प्राइस किस लेवल तक आ सकता है और अभी किस लेवल पे है। और आगे आने वाले अगर समय की मैं बात करूं तो ये प्राइस डेफिनेटली अपने जो हाइस लगाए हैं 86, उसको ये तोड़ता हुआ नजर आएगा। बट दैट विल बी अ मैटर ऑफ टाइम, उसके लिए पेशेंस लगेगा, और सब्जेक्ट टू कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो इसी तरह से चलता रहे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिटेबल कंपनी बनती रहे, अपना डेट रिड्यूस करती रहे, कोई भी नेगेटिव फैक्टर्स अगर आते हैं तो दैट वुड बी अ डैम्पनर, जिसके कारण फिर से ये प्राइस हमें कमजोर होता हुआ, ये स्टॉक हमें कमजोर होता हुआ नजर आ सकता है। दोस्तों आई होप मेरा ये पूरा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। काफी एफर्ट्स लेता हूं मैं ये सारा एनालिसिस आप तक पहुंचाने के लिए, तो आपका लाइक बटन, आपका शेयर बटन और आपका सब्सक्राइब बटन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।